हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट 7 है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं और यह बेसिक कंप्यूटर सिस्टम का आखिरी लेक्चर है और हम उन्हीं क्वेश्चंस को आप सबसे करा रहे हैं या फिर आप सबको बता रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं या आज से पहले यानी कि पिछले सालों तक जितने क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करा भी रहा हूं, जिससे आप अपने समय को बर्बाद ना करें बल्कि उन्हें यूटिलाइज करें यानी कि उपयोग करें। ठीक है, तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यही 2 क्वेश्चंस ही इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस है। और मैं यह भी बता देता हूं, जो मैं आप सबको पहला लेक्चर पढ़ाया था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड हार्डवेयर क्या होता है, इनके बारे में मैं आप सबको पढ़ाया था। यही 2 टॉपिक ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ मैं आप सबको सीपीयू भी पढ़ाया हूँ और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 वीडियो पिछले 3 वीडियो में यही कंप्लीट किया गया था, तो ये 3 वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में कि रैम क्या होता है, रोम और रैम क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। और यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह लास्ट वीडियो है और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो और साथ ही अगर आप लोग इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जिससे आसानी से समझ में आ जाए। देखो, इस वीडियो में सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप सबसे क्या कहता है कि एक्सप्लेन ब्रीफ मेन कंपाउंड्स मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू। ठीक है, कंपाउंड्स मुझे वो केमिस्ट्री वाला ही अभी याद आ रहा है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सीपीयू के क्या, किस चीज़ के, सीपीयू के क्यों ड्रा नहीं हो रहा। ठीक है, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स पर बताइए। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। तो हम लोगों ने मेन कंपोनेंट्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सीपीयू क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मेन कंपोनेंट्स। तो आप लोग दूसरा और तीसरा लेक्चर देख लेंगे तो आप सबको ये मेन कंपोनेंट्स वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। ठीक है, रोम एंड रैम तो हम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे इसको भी। देखो, जब हम अपने मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, बहुत ही कम ही बच्चों के पास लैपटॉप होगा, लेकिन कुछ बच्चों के पास हो भी सकता है। तो हम बस बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या कंप्यूटर हो, हमारे पास उसमें रैम और रोम होता है। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं ये प्राइमरी स्टोरेज होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी स्टोरेज। अगर ये रैम एंड रोम किसी भी डिवाइस में नहीं है तो वह डिवाइस काम नहीं कर सकता। हम कुछ भी करते हैं तो वह रैम में सेव होता है या रोम में सेव होता है। तो यही हमारे पास किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, जिन्हें हम रैम या रोम के नाम से जानते हैं। हम अक्सर जब कोई नया मोबाइल ख़रीदता है तो कोई आपका दोस्त पूछता है तो आप लोग कहते हैं कि अरे 6 GB का रैम है, 4 GB रैम है,
2 GB रैम है। खैर अब तो 2 GB बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन 4 या 6 GB बताते हैं ना। और साथ ही साथ जब रोम की बात आती है तो आप लोग कहते हैं अरे 64 GB का रोम है, इसमें 128 GB का रोम है। तो ऐसे ही आप लोग बताते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोम होता है और क्या रैम होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सबको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज, और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, सेकेंडरी ये समझ लेना, सेकेंडरी स्टोरेज ये 2 है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो देखो, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। प्राइमरी स्टोरेज का मतलब होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही इनबुल्ट हो। इनबुल्ट होने का मतलब क्या, अब हमारे मोबाइल में, जैसे मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसमें जो रैम और रोम दिए हुए हैं ये पहले से ही इसमें हैं, इन्हें हम इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर जब हम देखते हैं कुछ और भी स्टोरेज आते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ। देखो, हम जानते हैं एक आता है पेन ड्राइव भी आता है, ठीक है, हार्ड ड्राइव भी आता है। तो ये सभी, और सीडी जो हम लोग टीवी में लगाते थे पहले के ज़माने में, अभी भी आता है लैपटॉप के लगाते हुए। ठीक है, तो वो सभी सीडी डीवीडी ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि ऐसा स्टोरेज जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना हो, बल्कि उसको हम किसी और जगहों पर स्टोर करके रखे रहें। ठीक है, आजकल तो कॉमन है पेन ड्राइव ही, तो पेन ड्राइव का एग्जांपल आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि रैम एंड रोम को समझने से पहले हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रैम एंड रोम क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम समझेंगे कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही आसान सा है। देखो, मुख्य सॉल्यूशन में रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है। रैम का मतलब रीड एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखो, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रैंडमली एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं रैम को ही। ठीक है, तो ये कई तरीके से नाम इनके दिए गए हैं, तो इन पर फोकस करिएगा। और एग्ज़ाम में अगर देखो, अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम्स हैं तो आप सबको इनके फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इन पर भी फोकस करिएगा कि इनके क्या फुल फॉर्म है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। और एक बात यह भी ध्यान में रखिएगा, इनके स्पेलिंग में भी इधर उधर करके दे देता है। यहाँ पर यह देखो, यह स्पेलिंग जो हमारे पास है ये गलत स्पेलिंग है, तो इसको गलत ही, ठीक है, इसको गलत मानिएगा। आप लोग एक बार अपने गूगल कर लीजिएगा कि जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि इनके फुल फॉर्म बताइए रैम और रोम के। ठीक है, अगर एमसीक्यू होते हैं तो। अदरवाइज़ रिटन एग्ज़ाम्स हैं तो चलिए ऐसे ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि रोम क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रोम क्या होता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रोम होता है वह बेसिकली एक चिप की तरह होता है। पहले जब मोबाइल फ़ोनों में रोम बहुत ही कम दिया रहता था, तो उस समय हम लोग चिप यूज़ करते थे। आई थिंक आप सबको पता नहीं ये बात याद होगी कि नहीं, लेकिन जब पहले हमारे मोबाइलों में रोम कम दिया रहता था तो हम लोग 2 GB का 4 GB का चिप यूज़ करते थे। उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यही अब बन चुका है, वही सेकेंडरी स्टोरेज चिप जो है वह बन चुका है अब रोम। ठीक है, पहले से ही इनबुल्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यह बात कर रहे हैं कि दीज आर स्पेशल मेमोरी चिप। ये जो रोम होते हैं ये बेसिकली एक स्पेशल मेमोरी चिप होते हैं जो कंटेन करते हैं, क्या चीज़ कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं इंस्ट्रक्शन को, कि अगर उसमें कुछ भी उपलब्ध है डाटा, जैसे मान लो वीडियो उपलब्ध है, तो उसे वह कैसे समझेगा कि वह वीडियो है, तो वह इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है। कोई भी ऑडियो फॉर्मेट में उसमें डाटा अवेलेबल है तो वह कैसे समझेगा कि वह ऑडियो है, तो इन चीज़ों को वह रिकॉग्नाइज करता है, उनका इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि रोम जो होता है वह एक मेमोरी चिप होता है जो इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है, व्हिच कैन रीड, जो पढ़ता है, ओनली, मतलब क्या कह रहा है कि जो
केवल और केवल पढ़ सकता है। जैसे कि उसमें जो भी डाटा उपलब्ध है तो वह केवल समझ सकता है कि वह वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, यही केवल समझ सकता है, केवल वह पढ़ सकता है। ठीक है, उसमें कुछ भी अपने तरफ से, बट नथिंग कैन बी रिटन ऑन देम, लेकिन उनमें अपनी तरफ से कुछ भी लिख नहीं सकता है। ठीक है, ये है रोम का काम। और इसे इट इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट मेमोरी, यह एक परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप सबको रोम के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज हो गई होगी। इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको रिपीट फिर से समझना है तो आप लोग बैक कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा स्किप बैक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो इतनी आसानी से इतना समय देकर मैं इन चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो आई थिंक आप सबको डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहा होगा, रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रैम के बारे में कि रैम क्या होता है। ठीक है, रैम मतलब क्या, रीड एक्सेस मेमोरी या फिर रैंडमली एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स का डाटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, म्यूजिक होता है एंड अदर इन्फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, आर गिवन बाय इनपुट कैन स्टोर इन दिस मेमोरी। मतलब क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब हम किसी ऐप को, किसी भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो उसका स्टोरेज कहाँ होता है, उसका स्टोरेज रोम में नहीं होता, उसका स्टोरेज रैम में होता है। उसका थोड़ा पार्ट ही रोम में जाता है जबकि अधिकांश पार्ट रैम में जाता है। तो यहाँ पर यही मेन डिफरेंसेस है कि रोम जो होता है वह एक तरीके से चिप का व्यवहार करता है, जिसमें कुछ भी डाटा स्टोर किया जाता है, कुछ भी इंस्ट्रक्शन रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जबकि यहाँ पर जो रैम होता है वह प्रोग्राम्स को कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, म्यूजिक को कंटेन करता है, और भी कुछ और भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो हम इनपुट के द्वारा दिए रहते हैं, तो उन्हें रैम में कंटेन करता है। ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेरी मेमोरी। यह जो रैम होता है इसे हम टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और जो रोम होता है उसे हम परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम MCQ होते हैं आपके तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेम्परेरी मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं, रोम को कहते हैं, हार्डवेयर को कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि टेम्परेरी मेमोरी हम रैम को कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग ऑलरेडी इसमें 12 मिनट दे चुके हैं। ठीक है, केवल बस 4 लाइन को समझने के लिए। वैसे डिटेल चीज़ें समझना ही अच्छा होता है, क्योंकि भागने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारे पास अगला क्या है, पार्ट 3। ठीक है, मतलब क्या, मेन डिफरेंस। देखो, हम लोगों ने पहले पार्ट 1 में पढ़ा कि CPU का कंपोनेंट क्या है, पार्ट 2 में पढ़ा हम लोगों ने कि रोम एंड रैम क्या होता है, और पार्ट 3 आता है कि रोम एंड रैम में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, मैं बता देता हूँ। देखो, जो रैम होता है वह वॉलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि जो रोम होता है वह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, रोम जो होता है वह रोम जो चिप है वह हम बदल नहीं सकते, जबकि रैम जो चिप है उसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई होगी। इनमें ज़्यादा हमें डिटेल, मतलब ज़्यादा हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये कॉमन चीज़ें हो गई हैं, हम लोग पहले से ही जानते रहते हैं, नाम से परिचित हैं। ठीक है, चलो अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि व्हाट इज मॉडम। ठीक है, आई थिंक मैं फिर से कर देता हूँ। ठीक है, मॉडम क्या होता है किसी भी कंप्यूटर में, इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आसान है। ठीक है, आवर PC इज अ डिजिटल डिवाइस। ठीक है, जो हमारे पास मोबाइल है वह क्या है, एक डिजिटल डिवाइस ही तो है। एंड जो हमारे पास टेलीफोन सिस्टम है, ठीक है, टेलीफोन सिस्टम, ये वाला टेलीफोन नहीं, वो टेलीफोन सिस्टम जो पहले आता था, ठीक है, वह क्या होता है, वह एक एनालॉग डिवाइस होता है। एनालॉग डिवाइस का क्या मतलब, एक ऐसा डिवाइस जो एक ही साथ प्रोड्यूस कर सके और रिकॉर्ड भी कर सके।
मतलब क्या, जैसे पहले जैसे टेलीफोनों पर बात किया जाता था तो एक ही समय पर जब बोलते थे तो उधर भी सुनाई देता था, और साथ ही साथ ऊपर जो हमारे कानों में लगे रहते थे उनके साथ साथ अगर वो कुछ भी बोल रहे थे तो हमें सुनाई देता था। ठीक है, तो ये होता है एनालॉग डिवाइस। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डिजिटल डिवाइस क्या होता है, हमारा पीसी होता है, और जो एनालॉग डिवाइस होता है वह टेलीफोन होता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो मॉडेम का क्या काम है, मॉडेम यह करता है कि इसी डिजिटल डिवाइस और इसी एनालॉग डिवाइस के बीच का एक बॉन्ड कह सकते हैं या फिर एक पुल कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं। ठीक है, जो इनके बीच एक बंध बनाता है, इनको एक जोड़ता है। ठीक है, बंध कहेंगे तो केमिस्ट्री का भाषा हो जाएगा, लेकिन इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जोड़ता है। जैसे पुल का कार्य क्या होता है कि दो सिराओं को एक दूसरे से जोड़ना, जिससे नया रास्ता बन जाए, वैसे ही यहाँ पर जो मॉडेम होता है वह भी एक पुल का ही कार्य करता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। किसके किसके बीच करता है, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यह क्या करता है, यह डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल के बीच के पुल का कार्य करता है। ठीक है, और यह क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ऑन एंड ऑफ डिजिटल डाटा। ठीक है, यह क्या करता है, यह ऑन एंड ऑफ डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, किसके द्वारा, वेरिंग और मॉड्यूलेटिंग द फ्रीक्वेंसी के बदलाव के साथ साथ यह कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसको कन्वर्ट करता है, यह ऑन एंड ऑफ डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्लियर, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर कहता है आगे कि ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वेव। ठीक है, वही जो पिछले सेंटेंस है उसी को पूरा कर रहा है। अ प्रोसेस सिमिलर टू दैट यूज्ड इन एफएम रेडियो। ठीक है, जो हमारे पास एफएम रेडियो होता है, जब पहले एफएम रेडियो आता नहीं था वो रेडियो, ठीक है, तो उसमें भी यही सिस्टम यूज होता था जो यहाँ पर अभी समझाया गया है। ठीक है, तो यही हिंदी में भी चीज़ें दी हुई है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में कोई समस्या हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमसे कहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, तो इस कंप्यूटर सिस्टम में जब मेरे पास दोनों साधन उपलब्ध थे तो मैं दोनों ही तरीके से लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, जिससे किसी भी बच्चे को कुछ भी समस्या ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया क्या कि मॉडेम में कुछ चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब आगे की चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स के साथ साथ यह वीडियो भी और इस चैप्टर की भी समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद आप लोग अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, सभी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया, चाहे वह यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से हो और या फिर आप लोगों के कोर्स के माध्यम से हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखें, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा। वहाँ पर मैं आप सबको एक अरेंज्ड ऑर्डर में लगा दिया हूँ सभी यूनिट्स के प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप लोग आसानी से खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और इस समय हम लोग चला रहे हैं महासंग्राम रिवीजन क्लास, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग आसानी से अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम अपने आगे के पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। अ रिसीविंग एंड। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर समझो, पहले सेंटेंस को ही मैं पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि ए रिसीविंग एंड मतलब क्या है, एक रिसीविंग एंड ऑफ ए फोन कनेक्टिंग अ मॉडेम डज जस्ट द अपोजिट। ठीक है, किसके अपोजिट, देखो यहाँ पर हिंदी में मैं समझा देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। फ़ोन का रिसीविंग एंड जो होता है, फ़ोन का रिसीविंग एंड, ठीक है, एक मॉडेम से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, मॉडेम से जुड़ा होता है, जो ठीक इसके विपरीत कार्य करता है। किसके विपरीत कार्य करता है, यहाँ पर समझो। इट मॉड्यूलेट्स द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल कोड्स। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि यह जो होता है वह क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कोड में बदलता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं यहाँ पर अगर टेलीफोन से बात कर रहा हूँ तो मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो उधर सुनाई देगा, लेकिन वह क्या करता है, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो यह एक एनालॉग डिवाइस है,
ये बात हमें पता है। टेलीफोन क्या होता है? एनालॉग डिवाइस। तो वह क्या करेगा, हमारे शब्दों को डिजिटल कोड में बदलेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से, तरंगों के माध्यम से वह दूसरी जगह पर सुनाई देता है। क्लियर? बहुत ही आसान, बहुत ही डीप चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा इमेजिन भी कर लीजिएगा जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल तो आई थिंक कोई नहीं समझाता होगा, ठीक है। वैसे मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, मैं बस अपने शब्दों को रख रहा हूँ, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। द टू टर्म मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट गिव इट ए नेम मॉडम, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है कि मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट क्या करते हैं, मॉड्यूलेट एंड डी मॉड्यूलेट जो शब्द हैं या टर्म हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें मॉडम शब्द देते हैं, ठीक है। मॉडम शब्द कहाँ से आया, यहाँ पर जो या मॉड्यूलेट है उसमें से यम ओ उठाया गया, डी मॉड्यूलेट में से डी ई एम उठाया गया, और इसके साथ साथ यह एक मॉडम शब्द बना दिया गया, ठीक है। कैसा शब्द बना दिया गया? मॉडम शब्द। क्लियर? तो आई थिंक आप सबको इस वीडियो में, आई थिंक आप सबको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि मॉडम क्या होता है, और इसके साथ साथ रोम एंड रैम भी समझ लिया, और इसके साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म भी करेंगे, और इसके साथ साथ यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो के साथ हम अपने पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के वीडियोज़ को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी बच जाता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट डे से हम अपने महासंग्राम रिवीजन क्लास को जारी रखेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है यह लास्ट वीडियो है। तो आप सबके प्रिपरेशन को कैसा मैंने बनाया है, क्या मैंने अपने मेहनत में, अपने काम में सफल हुआ हूँ या नहीं, ये सभी चीज़ें आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी ज़रूरत भी है। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।